Hello everyone, welcome to another lecture of Human Resource Management, and today our topic is factors that affecting recruiting efforts or challenges in recruiting effort। आज हम देखेंगे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो असरअंदाज होते हैं रिक्रूटिंग एफर्ट पर भर्ती करने की कोशिशों में, या इस टॉपिक का दूसरा नाम है चैलेंजेस इन रिक्रूटिंग एफर्ट कि कौन कौन से चैलेंजिंग मुश्किलात होते हैं रिक्रूटिंग एफर्ट्स के अंदर। डिफरेंट वर्जन में इस टॉपिक का डिफरेंट नाम है और जो मैंने दोनों नाम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, तो आपकी बुक में जो भी वो नाम होगा आप उसके हिसाब से इसको देख सकते हैं। वी हैव इंटरनल फैक्टर्स एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द रिक्रूटमेंट एफर्ट। हमारे पास अंदरूनी अनासिर भी होते हैं, इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने होते हैं, और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं, उनके अपने कंट्रोल में नहीं होते। वो असरअंदाज होते हैं रिक्रूटमेंट की एफर्ट्स के ऊपर, ठीक है, भर्ती करने की कोशिशों के ऊपर। हम वन बाय वन दोनों फैक्टर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटरनल फैक्टर्स, अंदरूनी अनासिर, अंदरूनी मामलात या फोर्सेज। Organizations have control over the internal factors that affect their recruitment function. The internal factors are, ऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके पास कंट्रोल होता है कि वो अपने इंटरनल फैक्टर पे कंट्रोल कर सके, जो असरअंदाज हो रहा होता है रिक्रूटमेंट के फंक्शंस के ऊपर। रिक्रूटमेंट के जितने भी काम है उस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं वो फैक्टर, उसको चाहे तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर सकती है क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के खुद बनाए हुए नासिर होते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से इंटरनल वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। जो पहला फैक्टर है हमारे पास इंटरनल, वो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, इंसानी वसाइल की मनसूबाबंदी। अब जिस तरह से प्लानिंग होगी, अगर प्लानिंग अच्छी है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छी होगी तो रिक्रूटमेंट भी अच्छी होगी। अगर प्लानिंग अच्छी नहीं तो रिक्रूटमेंट जाहिर बात है सही से नहीं हो पाएगी। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हेल्प इन डिटर्मिनिंग द गैप्स प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग मैन पावर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेहतरीन जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो मददगार साबित होती है ये पता लगाने में, ये तयन करने में कि गैप कितना है मौजूदा ऑर्गेनाइजेशन की मैन पावर के अंदर, ठीक है, कितने हमें लोग और चाहिए, ठीक है, कितना गैप है जो हमें चाहिए। इट आल्सो हेल्प इन डिटर्मिनिंग द नंबर ऑफ एम्प्लॉय टू बी रिक्रूटेड एंड व्हाट क्वालिफिकेशन दे मस्ट पोजेस। अब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है ये मददगार साबित होते हैं ये पता लगाने में, ये तयन करने में कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हमें रिक्रूट करने हैं, कितने लोगों को भर्ती करना है, ठीक है। ये हमें मेंशन करना पड़ता है जब भी रिक्रूटमेंट की जाती है कि इतनी सीट्स अवेलेबल हैं, ये पोजीशन अवेलेबल है। ये सब पता लगाने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का अच्छा होना ज़रूरी हो जाता है। और ये हमें पता था कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए जिसके लिए हम रिक्रूट कर रहे हैं, क्या तालीम होना चाहिए, क्या उसके पास तजुर्बा होना चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए। यह पता लगाने के लिए भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का इफेक्टिव होना ज़रूरी है। अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अच्छी होगी तो जाहिर बात है रिक्रूटमेंट भी अच्छी होगी, अदरवाइज रिक्रूटमेंट अच्छी नहीं होगी। तो फर्स्ट इंटरनल फैक्टर दैट इफेक्ट रिक्रूटिंग एफर्ट्स इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वह है रिक्रूटिंग पॉलिसीज। पॉलिसी क्या है, हिकमत अमली क्या है रिक्रूटिंग की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन i.e. hiring from internal or external sources of organization is also a factor which affects the recruitment process। रिक्रूटमेंट पॉलिसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जो होती है जिसमें हमने हायर करना होता है इंटरनल या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, क्या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को भर्ती करना है, प्रमोशन करना है या ट्रांसफर करना है, या बाहर से किसी को हायर करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो असरअंदाज होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर। अक्सर पॉलिसीज ऐसी होती है जिसमें फेवरेटिज्म वगैरह हो रहा होता है, अंदर से ही लोगों को रखा जा रहा है जबकि उनके पास स्किल्स नहीं होते, जबकि बाहर में हमें अच्छा अवेलेबल होता है। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये रिक्रूटमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। It specifies the objective of the recruitment and provide a framework for the implementation of recruitment program। अब जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ होती हैं ये हमें मकसद बताती है कि रिक्रूटमेंट का मकसद क्या, हम क्यों कर रहे हैं, और एक अच्छा सा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है, ढांचा प्रोवाइड करती है कि किस तरह से हमने रिक्रूटमेंट प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन करनी है, कि क्या क्या तौर तरीके होंगे जिससे रिक्रूटमेंट की जाएगी, क्या तरीकाकार होगा, क्या पॉलिसी होगी, टेस्ट होंगे या नहीं होंगे, इंटरव्यूज़ होंगे या नहीं होंगे, क्या तरीक़ेकार होगा, किस किस को हायर करना चाहिए, किसको नहीं हायर करना चाहिए। ये सारी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। जिसकी ये रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ अच्छी होंगी रिक्रूटमेंट उतनी अच्छी होगी, जिसकी ये रिक्रूटिंग पॉलिसीज़ अच्छी नहीं होंगी तो रिक्रूटमेंट भी अच्छी नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा जो फैक्टर है इंटरनल वो है ऑर्गेनाइजेशन साइज। ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है तो रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी, अगर छोटी है तो रिक्रूटमेंट कम होगी। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ अ रेंज ऑफ वर्कर। अब डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या है, तो तब भी रिक्रूटमेंट जो होती है वो एक जिम्मेदारी बन जाती है रेंज ऑफ वर्कर्स के ऊपर कि कितने हमें वर्कर्स चाहिए, कितने हमें वर्कर्स नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बड़ा होगा तो वर्कर ज़्यादा चाहिए होंगे, रिक्रूटमेंट ज़्यादा होगी। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ छोटा है तो रिक्रूटमेंट नहीं होगी। तो ये फैक्टर भी असरअंदाज करता है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। गुडविल इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल यानी कि वो कितनी अच्छी है या उसका इमेज कैसा है। अगर ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी तो लोग वहाँ पे जॉब करने के लिए भागते भागते जाते हैं। अगर उसका इमेज अच्छा नहीं होगा कि यानी कि सैलरीज टाइम पे नहीं देते, स्ट्रेसफुल कंडीशन है एक्सेट्रा, तो फिर कोई भी वहाँ पे अप्लाई करने नहीं जाएगा। जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी का इमेज अक्सर अच्छा नहीं होता, ठीक है, तो लोग वहाँ पे जॉब के लिए ज़्यादा अप्लाई भी नहीं करते।
An organization with positive image and goodwill as an employer finds it easier to attract and retain employees than an organization with negative image. जिस ऑर्गेनाइजेशन का पॉजिटिव मुस्बत इमेज होता है, उसकी गुडविल अच्छी होती है, तो एम्प्लॉयर के लिए बहुत आसान हो जाता है कि वो अट्रैक्ट करे एम्प्लॉयज़ को और रिटेन करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो काबिल लोगों को अपनी तरफ खींचे और उनको वहाँ पे रिटेन करे, बरकरार रखे, एज़ कम्पेयर टू वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका इमेज जो है वो नेगेटिव होता है। वहाँ पे लोग अप्लाई करना पसंद नहीं करते, मजबूरी के तहत अप्लाई करते हैं, जॉब कर लेते हैं, लेकिन जैसे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन जिन ऑर्गेनाइजेशन का इमेज अच्छा होता है वहाँ पे लोग अट्रैक्ट होते हैं अप्लाई करने के लिए। फिफ्थ जो एक हमारे पास इंटरनल फैक्टर है वो है कॉस्ट इन्वॉल्व इन रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट करने में बड़ा खर्चा होता है। अक्सर प्राइवेट कंपनी जो है डिफरेंट होटल्स में रिक्रूटमेंट करते हैं, वहाँ पे हॉल बुक करते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, बाहर से लोगों को बुलाया जाता है इंटरव्यूज़ करने के, तो उसमें बड़ा खर्चा हो जाता है। तो अखबारों में इश्तहारात देने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पे इश्तहारात देने पड़ते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, तो बड़ा खर्चा हो जाता है, पैसे बड़े लग जाते हैं। ठीक है, अखबार में एक ऐड के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो रिक्रूटमेंट जो है ये बड़ी महंगी होती है। रिक्रूटमेंट इनकर कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, therefore organization try to employ that source of recruitment which will bear a lower cost of recruitment to the organization for each candidate। अब रिक्रूटमेंट जो है ये खर्चा पैदा करती है एम्प्लॉयर के लिए, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ट्राई करते हैं कि हम वो सोर्स रिक्रूटमेंट की ढूंढें टू एम्प्लॉय डैट सोर्स, के वो सोर्स हम एम्प्लॉय करें या उस सोर्स को हम यूज़ करें रिक्रूटमेंट की जिस पे खर्चा कम से कम हो। ठीक है, डैट इज़ वाई आज का जो रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट होती हैं वो सोशल मीडिया पे आ जाती हैं। जिन लोगों ने अप्लाई नहीं भी करना होता उन तक भी वो जॉब्स की ऑप्शन आ रही होती हैं, वो लोग भी अप्लाई कर देते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि हम वो जगह ढूंढें जॉब्स के लिए, उन जगह पे रिक्रूटमेंट के लिए हम एडवर्टीजमेंट दें या वो तरीक़ेकार अपनाएं जहाँ पे खर्चा कम से कम हो। और अक्सर इसलिए लोग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी एम्प्लॉय को तरक्की दे देते हैं और उसकी हायरिंग कर लेते हैं कि यार ये रिक्रूटमेंट का खर्चा वगैरह जो है वो ना बने। तो जो कंपनीज अच्छी होती हैं, जिनको अच्छी रिक्रूटमेंट चाहिए होती है, तो वो कॉस्ट के बारे में ख्याल नहीं करती, लेकिन जिन लोगों को बस टाइम गुजारना होता है और ऐसे लोगों को भर्ती कर जो होता है काम ना करें, तो वो कॉस्ट बचाने के चक्कर में फिर ऐसे लोगों को हायर कर देती है, जो फिर असरअंदाज पड़ता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो कॉस्ट भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिक्रूटमेंट के ऊपर। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, बैरूनी फैक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते। एक्सटर्नल फैक्टर आर दोज दैट कैन नॉट बी कंट्रोल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती। द एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब कौन कौन से बैरूनी अनासिर हैं, एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के ऊपर, अमल के ऊपर असरअंदाज होते हैं, वो मदरजा ज़ेल हम देख लेते हैं। सबसे पहले डिमांड एंड सप्लाई, कितनी सप्लाई है हमारे पास, वो कितनी डिमांड है लेबर की, एम्प्लॉयज़ की। The availability of manpower both within and outside the organization is an essential factor in the recruitment process। कितनी मैन पावर जो है ऑर्गेनाइजेशन के, चाहे अंदर से रिक्रूटमेंट करनी हो चाहे बाहर से करनी हो, वो कितनी अवेलेबिलिटी है, कितनी हमें यहाँ पे मिल सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे असरअंदाज होता है। आप सोचते होंगे यार ये कैसे हो सकता है कि सप्लाई नहीं है लेबर की, हर कोई काम करने के लिए तैयार है, जॉब्स ही नहीं मिलती, हर कोई जॉब के लिए तैयार होता है, लेकिन डिमांड किस स्किल्स की है, किस क्वालिफिकेशन की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर हमारे पास जो क्वालिफिकेशन होती हैं उसकी जॉब्स अवेलेबल नहीं होती, तो इशू ये बन जाता है कि डिमांड क्या है और जो सप्लाई है उसकी क्या वो अवेलेबल भी है या हमारे पास नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है जो असरअंदाज होता है रिक्रूटमेंट के ऊपर। दूसरा हमारे पास है लेबर मार्केट, ठीक है, मजदूरों की मार्केट। एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द कम्युनिटी वेयर द ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड विल इन्फ्लुएंस द रिक्रूटिंग एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इन द कम्युनिटी वेयर ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, अब एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस क्या है, ठीक है, रोजगार की कंडीशंस क्या है उस कम्युनिटी के अंदर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड करती है, बड़ा असरअंदाज करती है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन उन जगहों पे होती है जहाँ पे लेबर अवेलेबल ही नहीं होती, फिर उनको दूसरे शहरों से हायर करना पड़ता है, उनके रहन सहन का खर्चा करना पड़ता है, हर चीज़ देखनी पड़ती है। तो क्या कंडीशन है जहाँ पे आपकी इंडस्ट्री है पड़ी, आपकी बिल्डिंग है पड़ी, आपका ऑफिस है पड़ा, वहाँ पे लेबर मार्केट कैसी है, ये बड़ा असरअंदाज करती है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का जो शरह है वो बहुत ज़्यादा है, ये बड़ी असरअंदाज करती है रिक्रूटमेंट के ऊपर। इफ़ द एम्प्लॉयमेंट रेट इज़ हाई इन अ स्पेसिफिक एरिया, hiring of resource will be simple and easier as the number of applicant is very high। जहाँ जिन इलाकों में जिस जगह पे आपका ऑफिस है, ठीक है, या इंडस्ट्री है, जहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इट्स हाई इन स्पेसिफिक एरिया, किसी खास जगह पे, वहाँ पे हायरिंग का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिंपल और आसान हो जाता है, क्योंकि एप्लीकेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट है, पहले बेरोजगारी चल रही है तो बहुत लोग अप्लाई करेंगे। इन कॉन्ट्रास्ट
If employment rate is low, then recruiting tend to be very difficult due to less number of resources. अगर employment rate कम है, बेरोजगारी की शरह बहुत कम है, तो फिर रिक्रूटमेंट करना टफ हो जाता है क्योंकि बहुत कम लोग अप्लाई करेंगे, पहले सब रोजगार सबके पास है बड़ा, तो आपके पास अच्छे लोगों को चुनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके पास चॉइसेस कम होंगी। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बड़ा असरअंदाज करता है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। लीगल कंसिडरेशन, कानूनी चीज़ों को भी बड़ा देखना पड़ता है हमें, उनको भी नुक्ते नज़र को देखना पड़ता है, कानूनी नुक्ते नज़र को, वो बड़ा असरअंदाज होती हैं। ठीक है, जॉब रिजर्वेशंस फॉर डिफरेंट कास्ट, माइनॉरिटीज एंड रिलीजियस ग्रुप passed by the government will have a positive or negative impact on the recruitment policies of the organization. अब गवर्नमेंट की तरफ से ना कोटे फिक्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कास्ट के लिए, ठीक है, डिफरेंट माइनॉरिटीज़ के लिए एंड रिलीजियस ग्रुप के लिए, कि यार ये कोटा डिसेबल लोगों के लिए है। सपोज करके 10 सीटें हैं जिसमें से 2 डिसेबल के लिए हैं, एक माइनॉरिटी के लिए है, एक फलान रिलीजियस ग्रुप के लिए है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को गवर्नमेंट के इन अहकामात को मानना पड़ता है और वो ना चाहते हुए भी उनको जॉब देनी पड़ती है जिनको वो देना नहीं चाहते होते। तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी पड़ता है और नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। पॉजिटिव इंपैक्ट की गुडविल, गुड इमेज बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का कि मिनॉरिटी को दे दिया या डिसेबल को जॉब दे दी, लेकिन नेगेटिव इंपैक्ट उनकी अपनी कारकर्दगी पे पड़ रहा होता है। तो लीगल कंसिडरेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो असरअंदाज होता है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। और फाइनली हमारे कंपेटिटर्स, मुकाबलेबाज वाली कंपनी, ये बड़ा असरअंदाज करती है, ठीक है, रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। द रिक्रूटमेंट पॉलिसीज ऑफ द कंपेटिटर आल्सो अफेक्ट द रिक्रूटमेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फेस द कंपटीशन। मैनी अ टाइम द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू चेंज द रिक्रूटमेंट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द पॉलिसीज बीइंग फॉलो बाय द कंपेटिटर। अब जो रिक्रूटमेंट पॉलिसीज है, कंपेटिटर जो होता है बड़ा असरअंदाज होता है, ठीक है, उसके ऊपर, क्योंकि अक्सर अब सैलरीज वगैरह हमें तयन करनी होती है, कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, ठीक है। कंपेटिटर जो है अक्सर एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा सैलरी देंगे तो लोग वहाँ पे भागना शुरू हो जाएंगे। तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ उनको देख के बनानी पड़ती है कि यार वो कैसे बना रही हैं, अगर वो हमसे बेहतर बना रही हैं तो हमें उनसे और बेहतर बनाना पड़ेगा। तो कंपेटिटर को देख के भी हमें रिक्रूटमेंट एफर्ट्स अपनी करनी पड़ती हैं, उस तरह की पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं। तो कंपेटिटर भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है रिक्रूटिंग एफर्ट्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटिंग एफर्ट्स या चैलेंजेस ऑफ रिक्रूटिंग एफर्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।